Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. We are going to start with a new chapter today, that is issue and listing of non-convertible securities. It's going to be a beautiful, beautiful chapter, and I'll be explaining you about this chapter before going to the material. थोड़ा बेसिक ले लेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को यहाँ से करेंगे, ठीक है. Issue and listing of non-convertible securities, one of the important chapter in your CMSL paper. Now listen to me very very carefully. देखो क्या है इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. इशू के साथ आप जोड़ सकते हो इशू एंड लिस्टिंग, ठीक है. इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. दिस इज द चैप्टर, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. ओके, अब बेसिक समझना. देखो, पकड़ लो ये हूं मैं, एंड आई हैव अ कंपनी उस नेम इज एप्पल. इस कंपनी में मैं क्या करता हूं? इस कंपनी में मैं सेल करता हूं कश्मीरी एप्पल्स. कश्मीरी एप्पल्स में सेल करता हूं, ठीक है. कश्मीरी एप्पल्स या फिर हिमाचल प्रदेश के एप्पल्स बहुत टेस्टी, वो हम लोग सेल करते हैं. ये एप्पल्स मैं कहाँ पे सेल करता हूँ? मैं सेल करता हूँ, पकड़ लो, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में एंड ऑल्सो उत्तर प्रदेश में. यहाँ पे मैं सेल करता हूँ, ठीक है. यहाँ पे मैं सेल करता हूँ. इन एरियाज में मैं डिलीवर करता हूँ हमारा कश्मीरी एप्पल्स. वहाँ से लेकर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ. गॉट इट? नाउ समडे इफ आई थिंक कि मुझे जो है ना ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया सेल करना है हमारे कश्मीरी एप्पल्स को. सो व्हाट डू आई डू फॉर डूइंग दिस? ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में अगर मुझको डिलीवर करना है द कश्मीरी एप्पल्स, देन आई हैव टू हैव a lot of funds. I have to have a lot of funds. Without funds, I won't be able to operate all over India. So, what are the possible ways we can accumulate funds for the company? Tell me. The first way is equity. Okay. So, equity में I have to dilute my shareholding. I have to dilute my ownership. यहाँ पे क्या होगा? Dilute my shareholding या फिर ownership. Now people who are buying equity shares, वो भी तो कंपनी का मालिक है, राइट? तो मैं अकेला नहीं हूं, तो हमारा जो ओनरशिप है, मेरा जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाएगा, हिस्सों में बट जाएगा, राइट? मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता, कतई नहीं चाहता मैं. तो मैं क्या कर सकता हूँ? लोन उठा सकता हूँ, ठीक है. और कंपनी का फेमस वे ऑफ रेजिंग लोन्स आर डेट, जिसको हम लोग कहते हैं डेट. अब डेट में बहुत कुछ आ जाता है. एक फेमस जो है वो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स निकालना. अब ये टिपिकली बैंक से लोन लेना नहीं है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करना, जैसे कि डिबेंचर्स, जैसे कि बॉन्ड्स, जैसे कि कमर्शियल पेपर, ठीक है. लेकिन कौन सा? नॉन कन्वर्टेबल. क्या? नॉन कन्वर्टेबल. नॉन कन्वर्टेबल. सर नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? देखो, होता यह है कि कंपनी जब डेट इशू करता है ना, तो वो दो प्रकार के डेट हो सकते हैं. जैसे डेट के तौर पे तुम ले लो डिबेंचर. डिबेंचर दो प्रकार के होते हैं, एक है कन्वर्टेबल, दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल का मतलब होता है आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो डिबेंचर लोन है ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा. और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है ये कभी इक्विटी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, ये नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट ही रहेगा. तो हम लोग क्या इशू कर रहे हैं?
नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग डेट इंस्ट्रूमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो डिबेंचर भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, कमर्शियल पेपर भी हो सकता है, ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डेट इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग नॉन कन्वर्टेबल क्यों कर रहे हैं, कन्वर्टेबल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरा मोटिव है ये कि मैं इक्विटी शेयर नहीं देना चाहता, तो मैं कन्वर्टेबल क्यों करूं? मैं तो नॉन कन्वर्टेबल ही करूंगा ना, मैं इक्विटी शेयर क्यों दूं? तो अगर मैंने कन्वर्टेबल कर दिया तो फ्यूचर में इक्विटी शेयर मेरा चला जाएगा, वो डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर्स, तो मैं वो नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी डेट लोन अमाउंट है वो डेट ही रहे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स इशू करेंगे। अब एक बात बताओ, ये जो नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स मैं इशू करने वाला हूं, ये फिर कहां से लोग खरीदेंगे? स्टॉक मार्केट से। एक बाजार तो होगा ना, एक मार्केट तो होगा जहां से वो लोग खरीदेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट। क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में सिर्फ इक्विटी नहीं, डेट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी लिस्टेड होते हैं। वहां से पब्लिक जो है वो खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब समझ में आ चुका है? अब तुम्हारा बेसिक सवाल तो कंप्लीट हो चुका होगा कि मतलब सर ये क्या चीज़ है, कैसे हम लोग खरीदेंगे, कैसे इसका होता है चीज़ें। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, और ये चैप्टर इसी के ऊपर है कि ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी लिस्टिंग, मतलब इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, मतलब नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मतलब यहाँ पे हम लोग बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल जो होता है ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इनका इशू कैसे करना है और लिस्टिंग कैसे करना है, लिस्टिंग का क्या रूल रहेगा, इशू का क्या रूल रहेगा, बस यही जानना है अपने को इस चैप्टर में, और कुछ नहीं। इजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने को क्या जानना है कि ये जो हम लोग लिस्ट करेंगे ना, हमारे पब्लिक को देंगे, लिस्ट करने से पहले लिस्ट करने का प्रोसीजर, प्रोसेस, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, सब कुछ जानेंगे हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है। तो इजी लग रहा है तुमको? अब समझ में आ चुका है इशू और लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ये चैप्टर, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। एम आई क्लियर? एम आई वेरी मच क्लियर? यहाँ तक क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है? तो हिट द लाइक बटन अभी के अभी दबा दिया। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो सीधा इंस्टीट्यूट का मटेरियल से सीधा इधर आ जाओ। ये जो है ना, ये इंट्रोडक्शन है, यू डोंट नीड टू रीड दिस इंट्रोडक्शन एट ऑल, ओके। जस्ट रीड व्हाट आई एम टीचिंग यू। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस तब तुम लोग पढ़ोगे जैसे जैसे वो डेफिनेशंस तुम्हारे थ्योरी में आते जाएंगे, वैसे वैसे यू कैन प्रोसीड विद द डेफिनेशंस, ठीक है। सीधा इधर आ जाओ एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। व्हाट वी आर गोइंग टू सी? एप्लीकेबिलिटी सर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एप्लीकेबिलिटी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, सेबी issue of listing of non-convertible securities regulation 2021 regulation shall apply to the, किनको अप्लाई होगा? देखो सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन मतलब रूल, यही गवर्न करता है। अगर तुमको नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो है वो इशू करना है, लिस्ट करना है, तो इसका रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ पे लिखा है? लिखा है हमारे सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021 में। इसको शॉर्टकट में सेबी रेगुलेशन 2021 भी कह सकते हो। पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में अगर बताना है तो कैसे बताओगे? डिटेल में बताना है तो कैसे बताओगे? हाँ जी, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021, सिंपल चीज। इज दैट क्लियर? किनके ऊपर लागू है? कोई भी इंसान इन द सेंस कंपनी हो सकता है, ठीक है, एंटिटी इशू करना चाहता है एंड लिस्टिंग करना चाहता है ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बाय एन इशूअर बाय वे ऑफ पब्लिक इशू। मतलब सिंपल चीज, पब्लिक इशू तुम लाना चाहते हो। क्या लाना चाहते हो? पब्लिक इशू तुम लाना चाहते हो। देखो इशूएंस लिस्टिंग ऑफ क्या बताओ? डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाता है यहाँ पे। क्यों आता है मैं तुमको समझाता हूं। अच्छा, ये जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, इनमें क्या मिलता है, फायदा क्या है? इनमें फायदा ये कि यहाँ पे फिक्स्ड एक डिविडेंड रेट रहता है, फिक्स्ड डिविडेंड। कंपनी अगर लॉस करे
तब भी फिक्स, मतलब लॉस इन सेंस कम कमाए तब भी 10% का डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट करे तब भी 10% का डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रेफरेंस शेयर को। और एक फायदा, दो ही फायदा है, एक है ये डिविडेंड वाला, दूसरा फायदा ये है कि जब कंपनी बंद हो जाएगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जितना भी पैसा मतलब रह गया है वो फुलफिल करके, उनको एग्जीक्यूट करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे को कंप्लीट करके दे के फिर तुम इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाते हो। ठीक है, तो ये दो फायदा होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाइंडिंग अप के समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, जितना भी पैसा पेंडिंग है वो सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाता है, एंड देन दे आर फ्री टू गो, एंड इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में मिलता है। उसी प्रकार से इक्विटी शेयर होल्डर को ये बेनिफिट मिलता है कि भैया कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट करे तो वो लोग ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा उनको, वो अगर कम प्रॉफिट करे तो उनको कम मिलेगा, लेकिन दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो वो लोग 10% या 100% भी कमा सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा हो सकता है, या तो बहुत कम या तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक ओनरशिप वाला लाइबिलिटी जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर आ जाता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर कोई ऐसा लाइबिलिटी नहीं है। तो सर हम लोग कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू क्यों करता है सर, फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है उनको जो है ना सर फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है, क्यों इशू किया जाता है प्रेफरेंस शेयर। सिंपल चीज़ है, कंपनी को फटाफट चाहिए पैसा, कंपनी को फटाफट चाहिए पैसा, एंड वो लोग चाहते कि भैया इक्विटी शेयर, उनका इक्विटी शेयर डाइल्यूट ना हो, तो वो लोग प्रेफरेंस शेयर जो है वो क्या करते हैं बताओ, इशू कर देते हैं। अंडरस्टूड, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, याद रखना हमेशा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू किया जाता है। रिडीमेबल का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कंपनी चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जो भी पैसा कंपनी ने लिया वो रिडीम करके, प्रिंसिपल अमाउंट पे करके रिडीम करके उनको वापस भेज दिया जा सकता है। समझ में आ रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अंडरस्टूड, तो ये नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तुमको समझ में आ रहा है, ये इक्विटी शेयर में कते कन्वर्ट नहीं हो सकता इक्विटी शेयर में। अंडरस्टूड, तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, एक तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स का देखेंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, प्लस नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का भी देखेंगे, ये दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज आ जाता है ना, देखो यहाँ पर जो चैप्टर में क्या है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, तो यहाँ पे मैं तुमको और एक चीज ऐड करवा देता हूँ, यहाँ पे एक तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स रहेगा प्लस तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स भी रहेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से वाले, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाले। क्या ये समझ में आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा बवाल सर। ओके, तो अगर आप लोग ये इशू कर रहे हो, पब्लिक इशू कर रहे हो, मतलब पब्लिक को दे रहे हो, तो सीधा सीधा तुम्हारे ऊपर ये रेगुलेशन अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन, ये फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन है ये बताए कि इशू, देखो क्या बताए, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बाय एन इशूअर। अब जैसे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में क्या क्या आ जाएगा, फिर से बता दूं, डिबेंचर्स आ जाएंगे, एक प्रकार की सिक्योरिटीज है, प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, बाय एन इशूअर इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस यही चीज है, ये है पब्लिक इशू, दूसरा है यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट का इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट का इशू क्या होता है, डायरेक्टली टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को देना। ठीक है, अब देखो तुम या तो सीधा लिस्ट करवा सकते हो, कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में। अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाने का तो बहुत लंबा प्रोसीजर है ना, बहुत रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, तुमको चाहिए पैसा फटाफट, तो तुम क्या करोगे, पहले प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास चले जाओगे। ठीक है, जो प्राइवेटली तुम उनको अप्रोच करोगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, समझ में आ रहा है, अप्रोच कर, पकड़ लो तुम चले गए अपने पापा के पास, बोले कि आप हो प्राइवेट इंसान, आपको मैं ये ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, आप खरीद लो मेरा ये डेट इंस्ट्रूमेंट खरीद लो, या फिर मेरा ये प्रेफरेंस शेयर जो है ये मैं तो आपको दे रहा हूँ, ये आप खरीद लो। सबसे पहले उनको आप क्या करोगे, ऑफर करोगे प्राइवेट इंडिविजुअल को। क्यों सर, सीधा लिस्टिंग क्यों नहीं करवा देते, फिर पब्लिक को जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। देखो कंपनी का दो मूड हो सकता है, एक मूड ये कि वो चाहते नहीं पब्लिक के पास जाए, तो वो लोग प्राइवेट प्लेसमेंट करवाएंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल जिनके ऊपर भरोसा है उनको देंगे। ठीक है, प्राइवेटली बड़े बड़े इंसान को देंगे, कंपनी का मूड है।
दूसरा कंपनी का ये मूड है कि मेरे को इमीडिएटली पैसा चाहिए अभी, तो इमीडिएटली पैसा चाहने से तो लिस्टिंग करवाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास चले जाते हैं, पैसा थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिस्टिंग करवा लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाद में वो लोग लिस्टिंग करवाना चाहते हैं। अंडरस्टूड? तो ये दो मूड हो सकता है कंपनी का। गॉट इट? तो डायरेक्टली टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो बताओ क्या, एक है पब्लिक को इशू कर देना, या फिर दूसरा प्राइवेटली प्लेसमेंट करना। अंडरस्टूड? इनके ऊपर भी हो जाएगा, क्या लागू हो जाएगा बताओ? हाँ जी, सेबी रेगुलेशन 2021। क्यों? क्योंकि ये नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करने जा रहे हैं। लास्ट आता है कमर्शियल पेपर। ये भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है ना, ये भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है? कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसको ना कमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है एट डिस्काउंट एंड रिडीम किया जाता है एट फेस वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि पकड़ लो, किसी भी कमर्शियल पेपर का फेस वैल्यू जो है 100 है, लेकिन इसको इशू करेंगे, इशू प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 50। तो 50 रुपये में लोग खरीदेंगे, और जब इसका रिडेम्पशन होगा, ठीक है, जब पूरा पेमेंट कर देगा, ठीक है, कंपनी जो है ये जो अमाउंट उठाया है वो कंपनी वापस करना चाहता है, रिडेम्पशन होगा, ये 50 में नहीं होगा, ये फेस वैल्यू में होगा, मतलब 100। तो 50 का फायदा हो रहा है उन लोगों को जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है इस कमर्शियल पेपर के पीछे, है ना, 50 रुपये का फायदा हो रहा है। तो रिडेम्पशन हमेशा ज़्यादा रहता है, फेज रिडेम्पशन जो है वो हमेशा फेस वैल्यू का रहता है, एंड इशू जो है वो कम रहता है। अंडरस्टूड? तो इशू जो है इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर्स इशूड बाय एन इशूअर इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनका भी अगर लिस्टिंग इशू आप करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इशू या फिर लिस्टिंग, ठीक है, तो आपको गाइडलाइंस फॉलो करना होगा, सेबी रेगुलेशन 2021, ठीक है। अब इशू एंड लिस्टिंग के बारे में तुमको समझ में आ रहा है, खरीदोगे कहाँ से? लिस्ट नहीं होगा तो खरीदोगे कहाँ से? तो लिस्ट तो होना होगा ना, तो वो लिस्टिंग के बारे में भी यहाँ पे बताया। लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर्स इशूड बाय एन इशूअर इन द कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रहते हुए वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वो इशू करना चाहते हैं, उसके ऊपर सेबी रेगुलेशन 2021 जो है वो लग जाएगा, ठीक है। सेबी रेगुलेशन 2021 वो लग जाएगा। गॉट इट? तो ये 3 कंडीशन है जहाँ पे आपको आपके ऊपर सेबी रेगुलेशन 2021 लग जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी एक इंसान हो, इशूअर वो इंसान जो इशू करता है, जो पैसा उठाना चाहता है, ठीक है, जो इशू कर रहा है, तो आपके ऊपर ये लागू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जनरल कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या देखेंगे? जनरल कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। याद रखना ये रेगुलेशन 4 है ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर। अब यहाँ पे क्या बताया मैं तुमको बताता हूँ कि तुम एज अ इशूअर, तुम कौन हो? एज अ इशूअर हो, तुम कौन हो? इशूअर हो। तुम कौन हो? इशूअर हो, ठीक है। तो तुम एलिजिबल रहोगे? एलिजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलिजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधी क्वेश्चन है ये, एलिजिबल होने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, तुमको सिर्फ खराब इंसान नहीं बनना है, तुमको अच्छा इंसान बनना है। बस ये जो मैंने टिप्पणी बता दिया है ये दिमाग में रख दो। तुमको क्या करना है? खराब इंसान नहीं बनना है, तुमको हमेशा अच्छा इंसान बनना है, तब तुम एलिजिबल हो जाओगे। खराब इंसान कब कहलाएगा? खराब इंसान तब कहलाएगा, अच्छा रेगुलेशन सबसे पहले ना रेगुलेशन 4 एंड रेगुलेशन 5 हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक है। खराब मतलब जो एलिजिबिलिटी है वो एक्चुअली में यहाँ पे लिखा है, एंड 4 में लिखा है कि मतलब कब, वही चीज़ है पब्लिक इशू अगर आप कर रहे हो, ये डेट इंश्योरेंस एंड कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बाय एन इशूअर ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। तो मतलब अब इस टाइम पे अगर मतलब ये सारा चीज़ आप कर रहे हो तो अब किसके ऊपर लागू होगा? वो एलिजिबल कैसे हम लोग देखेंगे, वो इशूअर जो है वो एलिजिबल है कि नहीं, वो रेगुलेशन 5 में बताया। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आप खराब इंसान नहीं हो, अच्छे इंसान हो। सर खराब इंसान कब बनते हैं हम लोग? खराब इंसान तब बनते हो जब सेबी ने आपको डिबार कर दिया है स्टॉक एक्सचेंज में डील करने से। सेबी ने डिबार कर दिया आपको, सेबी ने डिबार कर दिया आपको स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग करने से। किनको डिबार किया? प्रोमोटर ग्रुप या फिर डायरेक्टर को। तो आप खराब इंसान, आपके कंपनी में जो प्रोमोटर है ना, आपकी कंपनी में जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर का ग्रुप है या फिर उसमें जो डायरेक्टर्स है, उनको मना किया गया है, डिबार किया गया है बाय सेबी, ठीक है, टू मेक एनी काइंड ऑफ डीलिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट। एम आई क्लियर? नेक्स्ट देखो,
अगर आपकी कंपनी में जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर ग्रुप है या फिर डायरेक्टर है, उनको मना नहीं किया। अब एक चीज़ समझो कि एक डायरेक्टर बहुत सारे कंपनी में हो सकता है, एक डायरेक्टर 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, पब्लिकली 10 एंड प्राइवेटली 20 कंपनी में वो बन सकता है एज अ डायरेक्टर। ये अपने को पता है सर, ये बेसिक चीज़ है। अब पकड़ लो आप ये वाला कंपनी, ये इस कंपनी में जो डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर बैठा है, ये कंपनी जो है ना इशू करना चाहता है। क्या इशू करना चाहते हैं? वही नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़, ठीक है, इशू करना चाहते हैं, लिस्ट करना चाहते हैं। अब पकड़ लो, आपको क्या बनना पड़ेगा? अच्छा इंसान, बुरा इंसान नहीं। तो पकड़ लो ये कंपनी जो है ना, ये अच्छा इंसान ही है, ये बुरा नहीं है। सेबी ने इनको नहीं मना किया है। सेबी ने इस कंपनी के डायरेक्टर, प्रोमोटर को नहीं मना किया है कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन यही डायरेक्टर जो इस वाले कंपनी में भी डायरेक्टर है ना, सेम इंसान, ये वो दूसरे कंपनी में भी डायरेक्टर है, इस कंपनी को मना किया गया है बाय सेबी। तो आप में तो रिलेशन में आ रहा है ना, ये दूसरे कंपनी में, जहाँ पे आप दूसरे कंपनी में डायरेक्टर हो, उस दूसरे कंपनी में सेबी ने मना किया, तो आपकी कंपनी को भी इनएलिजिबल बन जाएगा। ठीक है, देखो, प्रोमोटर डायरेक्टर ऑफ द इशूअर इज अ प्रोमोटर और डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। जो इशूअर कंपनी है, उस कंपनी का जो प्रोमोटर है, डायरेक्टर है, वो प्रोमोटर है, डायरेक्टर है किसी दूसरे कंपनी में, और ये दूसरा कंपनी जो है सेबी द्वारा डिबार किया गया है, डिबार्ड बाय सेबी। क्या ये समझ में आ रहा है सर? हाँ जी, ओके। द इशूअर और एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर मतलब समझ में आता है? विलफुल डिफॉल्टर मतलब जानबूझ के डिफॉल्ट करना। Any of the promoter or whole-time director of the issuer is a promoter, whole-time director of another company which is willful defaulter। तो दूसरे कंपनी का जो है सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगता है कि आप जिस कंपनी में प्रोमोटर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, ठीक है, प्रोमोटर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, उस कंपनी को अगर इशू करना है तो बाई चांस आप किसी दूसरे कंपनी में भी प्रोमोटर हो, आप किसी दूसरे कंपनी में भी प्रोमोटर हो, डायरेक्टर हो, और उस कंपनी को अगर पकड़ लो विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, तो आपके कंपनी को भी हम लोग इशू करने नहीं देंगे। फिर आता है एनी ऑफ इट्स प्रोमोटर और डायरेक्टर इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो ये घोर अपराध करने वाला इंसान इकोनॉमिक ऑफेंडर है, इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाला इंसान, ठीक है। तो आपके कंपनी के प्रोमोटर या फिर डायरेक्टर अगर फ्यूजिटिव है, फ्यूजिटिव मतलब भगोरा, ऑफेंस करके भाग गया, ठीक है। Any fine or penalties levied by SEBI stock exchange is pending to be paid by the issuer at the time of filing the offer document। पकड़ लो, तुम इशूअर कंपनी हो, तुम जा रहे हो ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने, तुम इशूअर कंपनी हो, तुम जा रहे हो ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने सेबी के पास। लेकिन सेबी के पास पहुंचते ही सेबी कह रहा है भैया तेरा जो पुराना बाकी है वो मेरे को पेमेंट कर पहले। समझ में आ रहा है? तुमने पहले कुछ पेनल्टीज वगैरह, फाइन वगैरह तुम्हारे ऊपर लगा था जो तुमने कंप्लीट पेमेंट नहीं किया, जिसके वजह से तुमको अभी मना कर दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, तुमको याद करना है बहुत दिल और जान लगा के। एलिजिबल, एक्चुअली में बोला है कि एलिजिबल इशूअर, लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि कैसे कैसे आप नॉन एलिजिबल बनते हो, ठीक है। तो खराब इंसान आप इसी प्रकार से बनते हो। इंसान की, मेरा मतलब जब भी मैं इंसान कहता हूँ, मतलब इंसान एज अ कंपनी, कंपनी एज अ पर्सन, तुमको पता होगा ना दोस्तों। अच्छा, फिर आता है सीधे इधर पे आ जाओ। Issuer shall not make a public issue of non-convertible securities if, as on the date of filing of the draft offer document or offer document, the issuer is a default of payment of interest or repayment of principal amount in respect of non-convertible securities if any for a period of more than 6 months। क्या होता है, मैं शॉर्टकट में तुमको समझाता हूँ, सिंपल चीज़ है। तुम ये पहली बार नहीं कर रहे हो इशू, तुमने पहले भी इशू किया है, तुमने पहले भी क्या किया है, इशू किया है। क्या इशू किया है सर? ये नॉन कन्वर्टेबल बताओ क्या, डेट इंस्ट्रूमेंट्स पहले भी तुमने इशू किया है, लेकिन उसमें ना वहाँ पे तुमने पेमेंट नहीं किया। तुमने लोन लिया है एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन तुमने उसको रिडीम नहीं किया, तुमने उनको रिडेम्पशन नहीं करवाया है उनका, तुमने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तुमने लोन लेके लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया। अच्छा, ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है ये प्रकार का लोन ही तो है। समझ में आ रहा है? तो एग्जिस्टिंग नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज तुमने इशू कर रखा है, वहाँ पे तुमने डिफ़ॉल्ट कर रखा है। अब समझो कि ये जो नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ है, यहाँ पे तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर भी आता है, डिबेंचर भी आता है। प्रेफरेंस शेयर में तुमको डिविडेंड देना है, तुमने कोई डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया है, ठीक है। डिबेंचर को तुम्हारा रिडेम्पशन
पीरियड टाइम आ चुका था, 5 साल बाद रिडेम्पशन होना था। रिडेम्पशन का मतलब फुल पेमेंट वापस, ठीक है, वो तुमने नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कर रखा है तुमने। तो ये सब तुमने पहले से तुमने कुकर्म कर रखा है ना, तो तुमको अब तो नया वाला इशू करने नहीं देंगे हम लोग। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट आता है दोस्तों इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल टर्म्स में तुमको समझा दूंगा कि जिंदगी में तुम भूलोगे नहीं। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब होता है प्रिलिमिनरी अप्रूवल, ठीक है। प्रिलिमिनरी अप्रूवल किससे लेना है? स्टॉक एक्सचेंज। मतलब क्या है सर, समझाओ। मतलब ये है, देख, अगर तू आज इशू करने जाएगा ना, इशू करने जाएगा, ठीक है, तो तेरे को स्टॉक एक्सचेंज से बात करना होगा। स्टॉक एक्सचेंज से बात करना होगा, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज एनएससी है हमारा, बीएससी है हमारा, इनसे बात करना होगा, ठीक है। ये लोग अगर अलाउ करे तो तुम्हारा लिस्टिंग पॉसिबल है, ये लोग अगर अलाउ करे तो तुम्हारा लिस्टिंग पॉसिबल है, ये लोग अगर अलाउ ना करे तो तुम्हारा लिस्टिंग पॉसिबल नहीं है ना। ये अलाउ करे तो पॉसिबल है, अलाउ ना करे तो पॉसिबल नहीं है। ये जो अलाउ करने का प्रोसेस है ना, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। ये जो तुम लिस्ट करवाते हो अपने शेयर्स को अपने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, इसमें खर्चा लगता है, टाइम लगता है, बहुत बहुत चीज़ इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो पकड़ लो तुमने सब कुछ कर लिया और एंड में जाके ये लोग मना कर रहे हैं तुमको। पकड़ लो तुमने सब कुछ सारा पैरामीटर्स जो है फॉलो करके तुम गए एनएससी के पास और एनएससी कह रहा है कि नहीं तुम तो एलिजिबल नहीं हो, ये कारण है तुम एलिजिबल नहीं हो, तो तुम्हारा तो मन खराब हो जाएगा। तो तुम इशू करने से पहले, तुम ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने से पहले, प्रोसीजर फॉलो करने से पहले तुम सीधा चले जाते हो स्टॉक एक्सचेंज के पास और कहते हो कि देखो हमारे ये डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारे पूरे पेपर वर्क्स है और आप बताओ कि हम लोग एलिजिबल है कि नहीं। पहले ही बता दो, वरना हम लोग साहब सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आप बताओगे दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग हमें क्या दे दो बताओ, आप लोग हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दो। क्या दे दो? इन प्रिंसिपल अप्रूवल। दूसरे भाषा में तो बताए तो प्रिलिमिनरी अप्रूवल दे दो कि हम लोग आगे बढ़े इस चीज़ को लेकर, वरना अगर बाद में आप लोग कहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है टू मूव फॉरवर्ड। किनको कॉन्फिडेंस आता है? कॉन्फिडेंस आता है हमारे इशूअर को, जो कंपनी इशू करना चाहते हैं उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, हमको इन अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। देखो यहाँ पे रीड करो क्या बताया गया है। एप्लीकेशन टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस ऑब्टेन एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अब देखो स्टॉक एक्सचेंज दो है, तुम दोनों में तुम जो है अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई एक से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाए तो काफ़ी है। ऑब्टेन एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। Where the application is made to more than one stock exchange, the issuer shall choose one among them as the designated stock exchange। तो दोनों में से किसी एक स्टॉक एक्सचेंज को तुम चूज करके वहां पे तुम लिस्ट करवा सकते हो अपना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो द इशूअर। अच्छा, डिपॉजिटरीज तेरे को पता है डिपॉजिटरीज क्या होता है? सर डिपॉजिटरीज क्या होता है? देखो दोस्तों एक होता है स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे तुम्हारे शेयर्स, जो कंपनी के शेयर्स लिस्ट होता है, शेयर्स का ट्रेड होता है, ये है शेयर्स का ट्रेड हो रहा है। अब शेयर्स का जो ट्रेड हो रहा है, जो भी इंसान शेयर खरीद रहा है, इसका अकाउंट कहीं ना कहीं तो होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हारा जो पैसा है बैंक में वो निकलता आता कहाँ से? आरबीआई से आता है, लेकिन रखते तुम कहाँ पर हो? स्टेट बैंक में। तो तुम्हारा जो ये आरबीआई है वो तुम्हारा ये स्टॉक एक्सचेंज है, और जो तुम्हारा डिपॉजिटरीज है वो तुम्हारा बैंक अकाउंट है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? हाँ जी, डीमेट अकाउंट। तुम डीमेट अकाउंट खोलते हो कहाँ पे? डिपॉजिटरीज के पास। सर कौन सा डिपॉजिटरीज का नाम है NSDL CDSL। ये है डिपॉजिटरीज, इंडिया के 2 डिपॉजिटरीज है। यहाँ पे क्या होता है, ये तुम्हारा लॉकर है, यहाँ पे तुम्हारे ये जो तुम शेयर्स खरीदते हो स्टॉक मार्केट से, जो भी शेयर खरीदते हो वो जाके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। जैसे तुम अपने बैंक अकाउंट में पैसा स्टोर करते हो वैसे यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये होता है डिपॉजिटरी। इनका तुम्हारा रोल समझ में आ रहा है ना? ये होता है डिपॉजिटरीज। तो द इशूअर जो है वो शेल एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी फॉर डीमैटेरियलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है, अब देखो तुमको ये पता चलेगा कि जब तुम डिपॉजिटरीज में अकाउंट खोलते हो तो उसको हम लोग कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्यों? क्योंकि ये जो
तुम शेयर्स खरीद रहे हो ना, ये डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में होता है। ये थोड़ी फिजिकल पेपर आपको कोई मिल देता है, कोई नहीं देगा फिजिकल पेपर, फिजिकल पेपर बंद हो चुका है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमटेरियलाइज मतलब मटेरियल नहीं है, वो डिजिटल है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसको डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में तुम्हारा जो शेयर्स है वो डिपॉजिटरीज के पास रहता है। इसलिए तुम जब अकाउंट खोलने जाते हो उसको कहा जाता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, मतलब डीमैट अकाउंट, ठीक है। और ये जो डीमटेरियलाइजेशन हो रहा है तुम्हारे शेयर्स का डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होके तुम्हारे डिजिटल डीमैट अकाउंट में घुस रहा है, तो ये कंपनी जो है, जो कंपनी इशू करेगा वो तो डिपॉजिटरीज के साथ कोई अग्रीमेंट बनाएगा ना कि सर डिपॉजिटरीज सुनो ना, हम लोग ऐसा ऐसा नॉन कन्वर्टेबल इशू करना चाहते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जो है इंस्ट्रूमेंट्स इशू करना चाहते हैं। तो आप लोग एक काम करो, आप लोग जो भी हम लोग इशू करेंगे, जो भी खरीदेंगे उनको आप लोग डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आप अपने अकाउंट में एंट्री करते रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक अग्रीमेंट होगा ना, बनाएगा अग्रीमेंट इशूअर कंपनी विद द डिपॉजिटरीज, विद द डिपॉजिटरी। तो यही बात है, सिंपल चीज़ ये है कि इशूअर जो है डिपॉजिटरीज के साथ एक एग्रीमेंट में जाएगा कि उनका जो सिक्योरिटीज़ है वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में उनके पास स्टोर होकर रहेगा। क्या है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देखो डिबेंचर ट्रस्टी। अब देखो, अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है, अगर तुम डिबेंचर इशू कर रहे हो तो वहां पे हमेशा डिबेंचर ट्रस्टी रहता है। तो डिबेंचर ट्रस्टी रहता है। द इशूअर शेल अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी इन केस ऑफ एन इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज मतलब डिबेंचर। अच्छा, एक चीज समझो, ये ट्रस्टी किस लिए होता है? ट्रस्टी क्या करता है मैं तेरे को बताता हूँ। ये जो डिबेंचर्स है ना, डिबेंचर होल्डर, इनको ना सब लोग हल्के में लेते थे, समझ में आ रहा है? कहते थे तुम शेयर होल्डर थोड़ी ना हो, तुम हो डिबेंचर होल्डर। तो कंपनी लॉ ने कहा इनका जो राइट है ना, इनका जो अधिकार है, ये मिसयूज हो रहा है। तो कंपनी लॉ ने एक नया कंसेप्ट लेकर निकाला है, वो है डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी वो इंसान, वो केयर टेकर होता है डिबेंचर होल्डर का, समझ में आ रहा है? अब ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है ना, ये सीधा जाके कंपनी में बैठता है और कहता है कि किसी भी शेयर होल्डर, किसी भी डिबेंचर होल्डर को कोई तकलीफ हुआ तो भैया मैं चीर फाड़ दूंगा सबको, ठीक है। तो ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है ना, ये डिबेंचर होल्डर्स का माई बाप होता है, यही लैंडलॉर्ड होता है, यही होता है ज़मींदार, यही होता है सब कुछ। तो ये डिबेंचर ट्रस्टी देखता है कि अपने डिबेंचर होल्डर्स को कोई मिसयूज़ तो ना हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो अगर तुम डिबेंचर इशू कर रहे हो तो डिबेंचर ट्रस्टी भी तुमको अपॉइंट कर लेना होगा, क्योंकि वो डिबेंचर होल्डर्स का ध्यान रखेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, क्या क्या कुकर्म हो सकता है डिबेंचर होल्डर्स के साथ? वो तो किसी और दिन देखेंगे ना हम लोग, आज पता करना है। देखो, सिंपल चीज़ तुम्हारे दिमाग में रख देना कि ये जो डिबेंचर होल्डर है, इनको हम लोग क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। नहीं दोस्तों, डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता, डिबेंचर होल्डर को मिलता है इंटरेस्ट। भूलना मत, ये डी जो है कंफ्यूज कर दोगे तुम लोग। डिबेंचर होल्डर जो है ना, उनको डिविडेंड नहीं मिलता, उनको मिलता है इंटरेस्ट, क्योंकि लोन है ना दोस्त, लोन के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट, डिविडेंड नहीं। डिविडेंड मिलता है शेयर के ऊपर, याद रखियो। तो डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है बताओ? इंटरेस्ट मिलता है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे उनको इंटरेस्ट मिलता रहता है। अब जैसे पकड़ लो बैंक में तुम लोन लोगे तो तुमको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, हर महीने इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है ना। उसी प्रकार कंपनी जब पब्लिक से लोन लेता है इन द फॉर्मेट ऑफ डिबेंचर, तो कंपनी जो है पब्लिक को इंटरेस्ट देता है। क्या ये समझ में आ रहा है? और जिस दिन रिडीम कर ले, जिस दिन पूरा फुल पेमेंट कर ले, जो भी लोन अमाउंट लिया था वो पूरा का पूरा पेमेंट कर दे, उसको हम लोग कहते हैं रिडेम्पशन डे। और रिडेम्पशन डे पहले से डिसाइड होता है, 5 साल बाद होगा, 6 साल बाद होगा, जो भी होगा पहले से डिसाइड होता है। तो एक समझ में आ रहा है, ये जो इंटरेस्ट है ना, इस रेट में अगर घपला कर दे कौन? कंपनी, तो डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट दिक्कत हो रहा है, डिबेंचर होल्डर जो है इनको दिक्कत होगा ना, डिबेंचर होल्डर्स को तकलीफ होगा अगर डिबेंचर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई दिक्कत आ जाए। डिबेंचर होल्डर्स को तकलीफ होगा कि नहीं होगा बताओ ना फटाफट? डिबेंचर होल्डर को तकलीफ होगा ना। तो इन तकलीफों से बचाने के लिए क्या किया जाता है? डिबेंचर ट्रस्टी आते हैं और देखते कि भैया डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ तो कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये होता है चीज, अंडरस्टूड? अब देखो बहुत अच्छे से, फिर जो है हमारा वो है, देखो वो है हमारा रजिस्ट्रार टू द इशू। रजिस्ट्रार टू द इशू कौन होता है सर? देखो, जब भी इशू होता है ना इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रार होता है। रजिस्ट्रार एक प्रकार का एंटिटी होता है,
ठीक है, एंटिटी होता है जो हैंडल करता है सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का मतलब होता है जब भी कंपनी इशू करता है कुछ भी, तो उसमें बहुत लेखापोती होता है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना, वो सही से हो रहा है कि नहीं, ये रेगुलेशन फॉलो करना है, सारा काम जो है ना रजिस्ट्रार टू द इशू देखता है। तो इशूअर शैल अपॉइंट अ रजिस्ट्रार टू द इशू रजिस्टर्ड विद सेबी। अब ये एक प्रकार का एजेंसी होता है, मैं तुमको पहले से बता दूं, ये जो रजिस्ट्रार टू एन इशू है ना, ये एक प्रकार का एजेंसी होता है। ठीक है, जैसे एलपीजी का गैस एजेंसी होता है, इनका भी एक प्रकार का एजेंसी होता है जो कि सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, वो ध्यान देते कि प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। तो कौन कौन इनको अपॉइंट करेगा, इशूअर अपॉइंट करेगा, सो दैट वो लोग ध्यान देगा कि पूरा जो प्रोसेस है वो सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, इट शैल नॉट अपॉइंट इट सेल्फ एज ए रजिस्ट्रार टू द इशू। याद रखना, कंपनी अपने आप को रजिस्ट्रार टू द इशू अपॉइंट नहीं कर सकते, कंपनी को अपॉइंट करना ही होगा किसी प्रकार की एजेंसी को, वही देखेंगे। ठीक है, कंपनी अपने आप को क्यों नहीं कर सकता सर, सो दैट कंपनी जो है घोटाला ना कर दे। समझ में आ रहा है, दूसरा इंसान रहेगा तो ट्रस्टवर्दी रहेगा ना, इंडिपेंडेंट रहेगा वो। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग भी करवाना होता है। क्रेडिट रेटिंग देखो, जब भी तुम लोन वगैरह के लिए भैया पब्लिक से पैसा उठाते हो ना, तो तुमको अपना क्रेडिट रेटिंग दिखाना पड़ता है। अब पकड़ लो मैं सैम, मैं गया एक बाइक खरीदने, पकड़ लो, ठीक है, बाइक खरीदने गया, कहाँ पे, शोरूम में। वो लोग मेरा क्या मांगता है, क्रेडिट रेटिंग मांगते हैं, क्रेडिट रेटिंग मांगते हैं ना, है ना। क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है, मेरा जो पास्ट किसी भी प्रकार का मैंने लोन ले रखा है, उसका पेमेंट वगैरह मैंने सही टाइम पे किया तो नहीं, उससे मेरे को एक रेटिंग मिलता है, उसके बेसिस पे मेरे को नया लोन मिलता है, न्यू लोन मिलता है। सेम कंपनी का भी सेम है। कंपनी क्या करता है, ये है कंपनी, कंपनी को कोई नया जो है प्रोजेक्ट पे काम करना है, कंपनी गया किसके पास, पब्लिक के पास। पब्लिक क्या मांगेगा, बोलेगा दिखा तेरा क्रेडिट रेटिंग दिखा। ठीक है, तेरा पास्ट जो तूने पैसा उठाया था वो सही प्रकार से तूने वापस किया था कि नहीं, दिखा मेरे को। उसके बाद ना हम लोग विश्वास करेंगे उसके ऊपर, उसके बाद उसको हम लोग न्यू लोन देंगे। समझ में आ रहा है, सेम चीज़ है दोस्तों। तो इशूअर क्या करेगा, शैल ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम एटलीस्ट वन क्रेडिट एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो कोई ना कोई एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से तुम अपना क्रेडिट रेटिंग करवा लोगे, सो दैट जो भी पब्लिक रहेगा उनको कम से कम निश्चिंत रहेंगे कि भैया तुम अच्छे कंपनी हो, तुम आराम से पैसा वापस कर देते हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ रिकवरी एक्सपेंस फंड। अच्छा, ये इस प्रकार से देखो, सेटिंग असाइड, ये क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ। सेटिंग असाइड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। अब क्यों सेट असाइड करते हो तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, देखो तुम ले रहे हो लोन, कहाँ से ले रहे हो, पब्लिक से लोन ले रहे हो, तुमको फ्यूचर में इसको पेमेंट भी तो करना होगा ना, पकड़ ले डिबेंचर इशू कर दिया, फ्यूचर में तुमको रिडीम तो करना होगा ना, इनको रिडीम करना होगा ना दोस्तों। पकड़ लो तुम डिफॉल्ट कर गए, तो पूरा का पूरा जो भी इंसान तुमको लोन दिया सब तो भैया दिक्कत में पड़ जाएगा। तुमने डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी खराब हो गया, बंद हो गया। तो कंपनी को क्या किया जाता है, कंपनी को ये एडवाइस किया जाता है, और इस एडवाइस नहीं, पिछवाड़े पे लात मार के कंपनी को बताया जाता है, तू एक काम कर, तू फ्यूचर में फेल हो गया, पकड़ ले, तो भैया हमारे जो बेचारे इन्वेस्टर्स हैं वो तो डूब जाएंगे, राइट। तो क्या किया जाता है, क्रिएट करो एक रिकवरी एक्सपेंस फंड, कि बाई चांस अगर तुमने डिफ़ॉल्ट करके तुम लोन पेमेंट ना कर पाए, तो ये जो रिकवरी फंड है, रिकवरी एक्सपेंस फंड है, ये फंड का पैसा तुम उठा के तुम रीपेमेंट करोगे तुम्हारे इन्वेस्टर्स को, तुम्हारे जो भी जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया तुम्हारे ऊपर, उनका रीपेमेंट करोगे। अब ये जो रिकवरी फंड होता है ना, ये पूरा का पूरा फंड नहीं होता, मतलब पूरा का पूरा तुमको वापस पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत अमाउंट तुमको मिलता है, ज़्यादा नहीं। और ये तब क्रिएट किया जाता है जब कंपनी लोन उठाएगा, उससे पहले ही किया जाता है क्रिएट, समझ में, लोन उठाने से पहले। तो अगर कंपनी के पास इतना ज़्यादा अगर तुम पूछोगे मुझको कि सर सुनो ना, को पूरा का पूरा पैसा क्यों नहीं मिलता रिकवरी फंड से, थोड़ा पैसा क्यों मिलता है, अगर कंपनी के पास पूरा का पूरा पैसा रहता रिकवरी फंड में तुमको देने के लिए, तो कंपनी लोन क्यों उठाता। कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी ये एज अ सिक्योरिटी रखता है,
एज अ सिक्योरिटी रखता है कि बाई चांस फेल अगर हो गया, जैसे तुम कंपनी से लोन बैंक से लोन उठाते हो तो इन सिक्योरिटी तुम क्या देते हो, अपना घर का ज़मीन का कागज़, अपना मंगलसूत्र बेच देते हो, अपना बाइक बेच देते हो, कुछ भी बेच देते हो, बेचते नहीं हो कम से कम गिरवी रख देते हो, तो एज अ सिक्योरिटी रहता है ना कि बाई चांस तुमने अगर फ्यूचर में फेल कर गए तो उसको बेच के बैंक जो है वो रिकवर कर सकता है। उसी प्रकार से ये होता है कि ये पूरा अमाउंट का तो होता नहीं है, बैंक नॉर्मली पूरा अमाउंट का लेता है, उससे ज़्यादा अमाउंट का ले लेता है। अगर तुम्हारे पास तुमने 10 लाख का लोन उठाया तो वो 12 लाख का एसेट जो है तुम्हारा गिरवी रख लेता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कम ही रहता है। ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट होता है जो तुम साइड करके रखते हो, सो दैट फ्यूचर में अगर तुम फेल कर गए तो तुमको इस अकाउंट को तोड़ के पैसा निकाल के इनको पेमेंट करना होगा। अब तुम पूछोगे सर एक चीज़ बताओ, ये स्मॉल अमाउंट क्यों, पूरा का पूरा अमाउंट क्यों नहीं? तो मैं तुमको फिर से बता दूं, कंपनी के पास अगर पूरा का पूरा लोन अमाउंट होता तो वो लोन लेता ही क्यों? और तुम तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो इन्वेस्टमेंट तो रिस्क रहेगा ही ना दोस्तों। तो सब साइड से तो तुम बच नहीं सकते, पूरे सब जगह से तुम बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं पे कांटा घुसने वाला है। तो इसी प्रकार से ये चीज़ होता है। अगर कोई भी बच्चा इस चीज़ को नहीं समझे तो बेटा तुम मेरे को कांटेक्ट करो, मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, बाबा जी का बूटी पिला के तुमको मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन केस द इशूअर डिफॉल्ट्स इंश्योर सम फंड इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टर। समझ में आ चुका है इसका मतलब क्या होता है, रिकवरी एक्सपेंस फंड। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक इशुएंस पॉसिबल है, आंसर है यस पॉसिबल। ये पूरा जो इशू है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है। रेगुलेटरी फीस पेमेंट करना होगा, ऑब्वियसली एक प्रकार का फी टू स्टॉक एक्सचेंज एज पर शेड्यूल 6 जो है तुमको एक प्रकार का फी पेमेंट करना होगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज तुम्हारा लिस्टिंग वगैरह पूरा देख देगा। ठीक है, फिर आता है राइट टू रिकॉल एंड रिडीम प्रायर मैच्योरिटी। इसका मतलब ये होता है, सिंपल चीज़ है, देखो मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल बाद, 5 साल बाद या फिर 7 साल बाद, 7 ईयर्स बाद है तुम्हारा मैच्योरिटी पीरियड, लेकिन कंपनी के पास अचानक बहुत सारे पैसा आ चुका है। अब कंपनी पहले से जो है पेमेंट करना चाहते हैं, पहले से जो है रिडीम कर देना चाहते हैं, पहले से मैच्योरिटी का अमाउंट पूरा पेमेंट कर देना चाहता है टाइम से पहले। तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर है यस। तुमको सिर्फ ये सारा चीज़ जो है ना मेंशन करना होगा तुम्हारे ऑफर डॉक्यूमेंट में। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? पब्लिक को जो तुम शेयर बेचो, पब्लिक को जो तुम ये इंस्ट्रूमेंट्स बेच रहे हो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स बेच रहे हो, उसका एक प्रोस्पेक्टस तो होगा ना, उसको कहा जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट। जब तुम नए नए क्लास 12 पास करके किसी भी कॉलेज में जा रहे थे, वहाँ से तुमने क्या किया, हर कॉलेज से तुमने प्रोस्पेक्टस उठाया और देखा कि किस कॉलेज का कैसा रिकॉर्ड है। तो उसी प्रकार से प्रोस्पेक्टस जो है हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ऑफर डॉक्यूमेंट, जो तुम ऑफर कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट तुमको दिखाना होगा। तो ऑफर डॉक्यूमेंट में तुमको लिख देना होगा कि अगर कंपनी चाहे तो वो मैच्योरिटी से पहले भी रिडीम कर सकता है, इस प्रकार का तुम पहले से डिस्क्लेमर दे देना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, पॉसिबल है? आंसर है यस, ये पॉसिबल है। रिकॉल कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। अच्छा, such right to recall non-convertible securities or redeem debt securities prior to the maturity date shall be detailed disclosure in the regard shall be made in offer document including date from which such right is exercisable। डेट भी मेंशन कर दोगे कि कब से ये राइट एक्सरसाइजेबल हो जाएगा। पकड़ लो 7 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, पकड़ लो 3 साल बाद कंपनी के पास ये अधिकार आ जाएगा कि कंपनी अगर चाहे तो प्री मैच्योर रिडेम्पशन, प्री मैच्योर रिकॉल कर सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? पेमेंट कर देना, समझ में आ रहा है? ये पॉसिबल है। ठीक है, तो कौन से डेट से एक्सरसाइजेबल होगा ये वाला ऑप्शन कंपनी का, वो डेट तुमको मेंशन कर देना होगा कि 3 साल बाद, 4 साल बाद। ठीक है, अच्छा, पीरियड ऑफ एक्सरसाइज which shall not be less than 3 working days and redemption amount including the premium or discount at which such redemption shall be taken। डेट मेंशन करोगे, देखो यहाँ पे डेट मेंशन करोगे, कंफ्यूज मत हो जाना। डेट मेंशन करोगे, पीरियड ऑफ एक्सरसाइज मेंशन करोगे। पीरियड ऑफ एक्सरसाइज मतलब कितना टाइम है तुम्हारे पास एक्सरसाइज करने के लिए, कितना टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? ये तुमको हम लोग अधिकार दे रहे भैया कि ये टाइम के अंदर आप लोग चाहो तो प्री मैच्योर करवा सकते हो अपने अमाउंट का। तो ये टाइम पीरियड भी तुमको बता देना कि पीरियड ऑफ एक्सरसाइज कौन से टाइम पे तुम एक्सरसाइज करने का कितना टाइम होगा। विच शैल नॉट लेस देन 3 वर्किंग डे, 3 दिन का समय होगा। अगर जिसने भी डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा वो चाहे तो वो वापस कर सकता है। रिडेम्पशन अमाउंट भी बता देना है। अब रिडेम्पशन प्रीमियम में होगा या फिर डिस्काउंट में होगा, वो तो डिबेंचर इशू के टाइम में तुमको बताना होगा कि प्रीमियम में रिडेम्पशन होगा या फिर डिस्काउंट में रिडेम्पशन होगा। ठीक है, ये तुमको अकाउंट्स का सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे।
ये कंप्लीटली अकाउंट्स का सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका है रिडेम्पशन अमाउंट। गॉट इट? अच्छा, ये पहले से बता देना होगा। अच्छा, फिर आता है जो भी तुम्हारा रिडेम्पशन होगा ना वो प्रोपोर्शनेट बेसिस में होना चाहिए। मतलब एवरी इन्वेस्टर गेट्स द सेम परसेंटेज ऑफ देयर सिक्योरिटीज रिडीम। मतलब हर इन्वेस्टर का 1%, 2%, 3% जितना भी तुमको रिडीम करना है। अगर तुम पार्शियल कर रहे हो, फुल्ली कर रहे हो तो फुल्ली कर दो, अगर तुम पार्शियल कर रहे हो तो सबका इक्वली पार्शियली होना चाहिए। मतलब पकड़ लो 100 इशू किया है तुमने सिक्योरिटीज, इसमें से 50 सिक्योरिटीज को वापस लेना चाहते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 लोगों का सब खरीद लिए तुम, ऐसा नहीं। जितने भी लोगों को तुमने इशू किया उनका पूरा एवरेज करके तुमको देखना होगा कि 50 शेयर किस किस का हो रहा है। मतलब अगर इस इंसान का 1% तुम वापस ले रहे हो, ठीक है, तो इसका भी 1% वापस लेना होगा। इक्वल प्रोपोर्शनेट में तुमको अपॉर्चुनिटी देना होगा। एवरी इन्वेस्टर गेट्स द सेम परसेंटेज ऑफ देयर सिक्योरिटीज रिडीम। कितना परसेंटेज का सिक्योरिटी तुम रिडीम करोगे। अगर तुम पार्शियली कर रहे हो तो, फुल्ली कर रहे हो तो तब कोई टेंशन वाली बात नहीं, पार्शियली कर रहे हो तो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। बस इतना तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, तुमको नोटिस दे देना होगा दोस्तों। द इशुअर शैल सेंड नोटिस रिगार्डिंग द रिकॉल एंड रिडेम्पशन। ऑब्वियसली नोटिस दोगे एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ विच सच राइट इज एक्सरसाइजेबल। 21 दिन का नोटिस पीरियड होगा। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी दोगे अगर उनका ईमेल एड्रेस तुम्हारे पास है तो तुम सॉफ्ट कॉपी में नोटिस दे दोगे। हार्ड कॉपी में दोगे अगर उनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी तुम्हारे पास नहीं है तो तुमको हार्ड कॉपी में देना, न्यूज़पेपर वगैरह में छाप देना होगा। ठीक है, एंड फिर उनको पर्सनली भी तुमको बताना होगा। और इशूअर जो है ना वो साइमल्टेनियसली ये जो तुम नोटिस इशू करोगे वो स्टॉक एक्सचेंज को भी दे देना होगा। जैसे कंप्लीट हो जाता है तुम्हारा ये पूरा प्रोसीजर, फिर सबमिट अ रिपोर्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर लिस्टेड फॉर पब्लिक डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रिडीम्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब रिडेम्पशन हो चुका है इसके बारे में पूरा बताना है। इन्फॉर्म द डिबेंचर ट्रस्टी रिगार्डिंग द डेट सिक्योरिटीज रिडीम। जो भी रिडीम हुआ है वो डिबेंचर ट्रस्टी को भी बता देना है। लास्ट में इन्फॉर्म द डिपॉजिटरीज ऑल्सो। तो किन किन को बताना है? एक है स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, डिबेंचर ट्रस्टी को बताना है, डिपॉजिटरीज को बताना है। पूरा पूरा रिडेम्पशन का जो भी तुमने माजरा यहाँ पे ले रखा है पूरा पूरा बता देना है। ठीक है, अच्छा, कि रिडेम्पशन हो चुका है, ऑल दैट। नेक्स्ट आता है हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये लास्ट टॉपिक रहेगा। कल जो है हम लोग ट्रस्ट डीड से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तुमको देखो डिबेंचर अगर तुम इशू कर रहे हो तो तुमको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व तो खोलना होगा अकाउंट। और अगर तुम जो है बाईबैक कर रहे हो तो तुमको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तो खोलना होगा ना अकाउंट। अब होता क्या है, ये अकाउंट क्या होता है? नॉर्मली ये अकाउंट का कंसेप्ट है लेकिन मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है एक प्रकार का पिगी बैंक है। क्या है बताओ? पिगी बैंक फॉर द रिडेम्पशन डे। पकड़ लो तुमने आज 2021 को तुमने डिबेंचर इशू किया। अब पकड़ लो 5 साल बाद 2026 को तुम डिबेंचर को रिडीम करोगे ना पूरा प्रिंसिपल अमाउंट पे करके। अब 5 साल बाद अचानक से तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा कि नहीं? अचानक से पैसा आ जाएगा रिडेम्पशन के लिए? आंसर है नहीं। अचानक से पैसा कहाँ से आएगा? तो तुम हर साल थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहोगे, थोड़ा थोड़ा पिगी बैंक में तुम डालते रहोगे। ठीक है, किस चीज़ के लिए डालोगे? डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए डालोगे। डिबेंचर को जो तुम फुल पेमेंट करना होगा ना उसके लिए तुम डालते रहोगे। कहाँ पे? पिगी बैंक पे। उस पिगी बैंक का नाम होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसमें ना बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो, जब भी बाईबैक होता है, बाईबैक ऑफ शेयर्स, तुम अपने शेयर्स को मार्केट से खरीद ले रहे हो वापस। तो तुम जो अपने शेयर्स को मार्केट से खरीद ले रहे हो वापस, किससे खरीद रहे हो? पैसा कहाँ से? तुम्हारे रिजर्व से तुम पैसा निकाल के बाईबैक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा रिजर्व खाली हो रहा है, तुम्हारे कंपनी में जो रिजर्व है उससे पैसा निकाल के तुम बाईबैक कर रहे हो, तो तुम्हारा रिजर्व जो है वो खाली हो रहा है। खाली हो रहा है ना, तो इससे क्या दिक्कत होगा? इससे किनको दिक्कत होगा? जिन बंदों ने तुमको लोन दे रखा है वो लोग टेंशन में आ जाएगा। जिन्होंने तुमको लोन दे रखा है, जिन भी बंदों ने तुमको क्या दे रखा है? लोन दे रखा है। कंपनी को जिन भी बंदों ने लोन दे रखा है वो लोग टेंशन में आ जाएंगे। वो कहेंगे कि भैया इस कंपनी में पहले 100 करोड़ था, अब इस कंपनी में सिर्फ 50 करोड़ है, और इस कंपनी को हमने लोन दे रखा है, पता नहीं फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा। सर 50 करोड़ कहाँ गया? फिर पहले जो 100 करोड़ था 50 करोड़ कहाँ गया? वो पैसा निकाल के कंपनी ने अपने शेयर्स को खरीद लिया वापस मार्केट से।
तो पैसा जा रहा है ना, पैसा जा रहा है, शेयर्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, शेयर्स आ रहा है। तो ये जो डिसबैलेंस हो रहा है ना, पैसा जो निकल रहा है कंपनी से, जो पैसा निकल रहा है, ये डिसबैलेंस हो रहा है ना, एक प्रकार का डिसबैलेंस हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो कैपिटल क्या होता है, कंपनी का कैपिटल नीचे गिर जाता है, कंपनी का कैपिटल गोज डाउन, कंपनी का कैपिटल नीचे गिर जाता है। तो एक क्रेडिटर्स के लिए रिस्क हो जाता है कि क्रेडिटर्स ने तो भैया तुम्हारा कैपिटल देख के तुमको लोन दिया, क्रेडिटर्स को रिस्क हो जाता है। तो क्रेडिटर्स का मन मजबूत करने के लिए क्या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सेव्स द डे। वो क्या करता है, वो क्रेडिटर्स को मजबूती देता है मन का कि टेंशन मत लो, मैं हूँ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। मतलब अगर कंपनी बायबैक करना चाहता है तो बायबैक करे, लेकिन उसी अमाउंट का जितना भी वो बायबैक करना चाहते हैं, वो जो पैसा है वो सेम पैसा तुमको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में स्टोर करके रखना होगा, सो दैट क्रेडिटर्स दूर से देखे कि भैया कंपनी के पास पैसा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में वो पैसा स्टोर्ड है। तो अगर फ्यूचर में कंपनी बंद हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ से निकाल के दे देंगे हमको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स का मन का शांति करने के लिए ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो खोला जाता है ड्यूरिंग इन टाइम्स ऑफ बायबैक। ये अकाउंट्स का पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट वाला करवा देता हूँ, टेंशन नहीं लेना, एकदम मज़ा आ जाएगा। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये क्या होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर? तुम्हारा फ़ोन का फिंगरप्रिंट है ना, ये है फिंगरप्रिंट सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। फिंगरप्रिंट मतलब क्या होता है, एक डिजिटल आइडेंटिटी होता है, एक आइडेंटिटी होता है। हर एक शेयर, हर एक सिक्योरिटी का अलग अलग आइडेंटिटी होना चाहिए, डिजिटल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसको कहा जाता है डिजिटल इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन का नंबर। इस सिक्योरिटी का आइडेंटिफिकेशन के पीछे एक फिंगरप्रिंट होना चाहिए, जिससे मेरे को पता चले कि ये सिक्योरिटी अलग है, ये सिक्योरिटी का क्या कंसेप्ट है, वो सिक्योरिटी कहाँ से आया, पूरा मेरे को पता चलना चाहिए। वो सब कुछ आइडेंटिफिकेशन अलग अलग, हर सिक्योरिटी अपने आप से एक दूसरे से अलग करने के लिए हम लोग उनको एक इंडिविजुअल क्या देते हैं बताओ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं, उसी को कहा जाता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि आज अगर मैं एज ए कंपनी इशू करने जाऊं, क्या इशू करने जाऊं, किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, शेयर कह लो, इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी भी हो सकता है, तो हर शेयर के पीछे, हर इंस्ट्रूमेंट के पीछे, हर डेट इंस्ट्रूमेंट के पीछे, हर इक्विटी शेयर के पीछे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, ठीक है, जिससे मेरे को पता चले कि भैया ये शेयर उस शेयर से अलग है। तो ये फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है, किन के लिए बताओ, इशूअर के लिए, ठीक है। तो an issuer issuing non-convertible security shall comply with the conditions related to the issue of international securities identification number as specified by SEBI, ठीक है। तो SEBI ने जिस प्रकार से बता दिया है उस हिसाब से तुमको ये फॉलो करते रहना है। नेक्स्ट कल हम लोग स्टार्ट करेंगे विद ट्रस्ट डीड। आई होप कि और एक या फिर 2 क्लास से ये कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आई होप दैट आप लोग को बहुत मज़ा आया इस लेक्चर से, एंड लेक्चर को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।